जी, अच्छा आपने भी ज़िक्र किया इनके आईटी की रेड पड़ी थी। अभी ये सीबीआई के भी शिकंजे में फँसने वाले हैं। समझिए कि फँसे हुए हैं। इनका जो जौहर विश्वविद्यालय है जिसके लिए आपने अभी ज़िक्र किया कि इन्होंने उगाही की और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये छापेमारी इनके यहाँ आप जानते हैं 3 दिन तक चलती रही और अब ऐसे में जैसे अब ये ऑलरेडी ये 7 साल और जुड़ गए हैं, तो क्या होगा आगे? नहीं, दर्शकों की अभी बड़ी तो हाँ, हाँ, दरअसल ये जान लें कि वो तो 5,000 करोड़ रुपए का वो तो अलग एक मुकदमा चलेगा। जी। और उसके अलावा उस जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए इसने जिस तरह से सैकड़ों लोगों की जमीनें कब्जाई, तो वो कम से कम इसके ऊपर 70 मुकदमे और दर्ज है जमीन हुँ, कब्जा करने के, ऐसे भूमाफिया। और जिनकी जमीनें कब्जा हुई थी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, कोई सरकार आरोप नहीं लगा रही, उनके पास अपनी जमीनों के कागजात है और वो अदालतों में बयान दे रहे हैं। तो वो समझिए 70 मुकदमे हैं, 70 से ज्यादा ही होंगे जो जमीन कब्जाने के हैं। तो उस पर जो मुकदमा चलेगा वो पूर्व मंत्री आजम खान पर नहीं चलेगा, वो एक भू माफिया पे, भूमि कब्जा करने वाले गुंडे जैसे चलता है वैसे इसके ऊपर चलेगा मुकदमा। और मैंने कहा कि उसमें भी सब दस्तावेजी सबूत है, जिनकी जमीनें उनके पास कागज हैं और उनकी हुँ। जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो उनमें तो पता नहीं कितने मामलों में अभी इस आदमी को सजा सुनाई जाएगी। तो अब इसकी इसकी जिंदगी फिलहाल जेल में ही कटनी है। बस एक ही इनको उम्मीद है कि अगर मोदी केंद्र से चले जाए और यहाँ से योगी चले जाए, यहाँ समाजवादी की सरकार आ जाए, वहां पे वो जो एक भानुमति का कुनबा इकट्ठा हो रहा है उसकी सरकार आ जाए, तो ये कानून की धज्जियां उड़ा के जैसे आतंकवादी के मुकदमे वापस लेने का आदेश अखिलेश ने दे दिया था, ऐसा ही कुछ ऐसी उम्मीद ये करें। अन्यथा इनको राहत नहीं मिलनी और आजम खान की जिंदगी अब जेल में ही गुजरनी है। ख़ैर इसकी तो उम्मीद आई थिंक 0% है कि हाँ। इनके मंसूबे पूरे होंगे। पिछली बार जब आज़म खान जेल में थे तब ये खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव चूँकि वो भी कम नहीं है, गुनाह उनके भी योगी जी की नज़रों में है। अ, रिवर फ्रंट वाला और ये सब तमाम चीज़ें। तो अखिलेश यादव ने इनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी और लंबे समय से उन्हें मिलने नहीं गए। फिर बाद में किसी ने कुछ कहा हो या दिमाग में आया कि आपके तो जो मुस्लिम मतदाता हैं सब नाराज़ हो जाएँगे, तो ये फ़ौरन उनसे मिलने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बाकायदा फ़ोटो-वोटो सोशल मीडिया पे साझा की सबके साथ और ये कहा कि उनके बेहतर स्वास्थ्य की वो कामना करते हैं। इसे अखिलेश यादव मतलब जिस तरीके इन्होंने पास्ट में किया, अब फिर अखिलेश यादव की टिप्पणी ठीक वैसी ही आई है कि ये साजिश है आज़म खान के खिलाफ। तो ये जो अखिलेश का एटीट्यूड है, जो उनका प्रेम है आज़म के प्रति, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव फिर सिर पे हैं। वो आपने सही कहा कि जब वो जेल में बंद था तो अखिलेश इससे मिलने नहीं गए, और संभवतः उस समय मुलायम सिंह भी नहीं गए थे मिलने इससे। तो जी, ये तो नाराज था ही, और एक बड़ा जो कट्टरपंथी मुसलमान है जो इसका बड़ा भक्त है वो भी नाराज था। लेकिन उस समय अखिलेश यादव को अपनी एक छवि बना बचाने की चिंता थी कि कहीं मुझको मुस्लिम, वो अपने आप को उस समय मुस्लिम परस्ती के दाग से अलग करना चाह रहा था। जी, लेकिन जी। अब जो है, अब मामला दूसरा आ गया। अब मामला यह है कि हुँ, 2024 का जो चुनाव है उसमें मुस्लिम परस्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कसम कांग्रेस ने भी खा ली है। और कांग्रेस उत्तर जी, प्रदेश में एक ताकत रही है, उसको लगता है कि अखिलेश अखिलेश मेरा मुस्लिम वोट बैंक ले गया। तो जब कांग्रेस ने वो शुरू किया तो इनको लगा कि अब आजम खान भी एक अच्छा, और देखिए आजम खान की मदद के लिए कपिल सिब्बल ऐसा वकील हाँ, कांग्रेस ने गिफ्ट कर दिया। तो जी, उसको काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि अब खुलकर आ जाओ, इतनी बेशर्मी पे आ जाओ, राजनीतिक बेशर्मी पे, कि सजा याफ्ता होने के बाद भी कहो कि नहीं नहीं हम इनके साथ है। तो जी, ये कंपटीशन चल रहा। और आजम खान, मैंने कहा ना कि मुस्लिम कट्टरता का, मुस्लिम सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा। और दुर्भाग्य से एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उसी कट्टरता, उसी सांप्रदायिकता को पसंद करता है। इसका एक उदाहरण मनविंदर जी दे दूं आपके दर्शकों को, उस तरफ को जी, ध्यान नहीं ज़रूर, देता, उसकी चर्चा नहीं होती। ये ज़रूर। आदमी ये आदमी सन 80 से विधायक है था रामपुर में, अब तो खैर चुनाव लड़ने लायक नहीं रह गया। हुँ, हुँ। तो 80 से 2017 तक ये आदमी रहा। ये विधायक भी बना, ये लोकसभा भी पहुंचा, हमेशा और लाखों वोटों से जीतता था, ये लाखों वोटों से। तो जी, जरा उस रामपुर की जनता की मानसिकता समझिए, वो करीब करीब 55% वहां मुस्लिम वोट है, उसी के दम पर ये जीतता था, राज करता था। कि रामपुर में केवल एक सरकारी अस्पताल था सन 47, यानी आजादी जब मिली है भारत को,
तब रामपुर में एक सरकारी अस्पताल था। और 2017 में जब यह योगी सरकार आई है तब भी एक ही सरकारी अस्पताल था। यानी 80 से 2017 37 साल इस आदमी ने, ये आदमी उस रामपुर का विधायक रहा। उस 37 साल में कम से कम 20 साल तो आप ऐसे मानिए, इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग कहते थे, कि दूसरा हाँ, चीफ हाँ। मिनिस्टर, प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर कहते थे मुलायम सिंह का। लेकिन इसने ये जरूरत नहीं समझी कि रामपुर में दूसरा कोई सरकारी अस्पताल तक बनवा दे, क्योंकि इसको मालूम था वोट मुझे इसलिए नहीं मिलता, मुझको वोट कट्टरपंथी बातें, सांप्रदायिक बातें, हिंदुत्व विरोधी बातें और एग्ज़ैक्ट देश विरोधी बातों मुझे वोट मिलता। तो उसने कभी परवाह ही नहीं की कि यहाँ पे एक दूसरा अस्पताल बने। लेकिन उसके बावजूद ये आदमी लाखों वोटों से जीतता था। तो ये और इसके वोटरों की जरा मानसिकता आप समझिए। और जी। उसमें भी स्थिति ये थी कि 2017 में जब योगी सरकार आई है तो वो जो इकलौता सरकारी अस्पताल था सन 47 से 2017 तक, उसमें भी 48% डॉक्टर थे, 52% पोस्ट खाली थी। यानी वहां शायद 26 होने चाहिए तो 12-13 थे। ये स्थिति इकलौते अस्पताल की थी। केवल उस पूरे बड़े अस्पताल में केवल 2 नर्सें थी। लेकिन इतनी दुर्दशापूर्ण परिस्थिति में रहने के बावजूद मुसलमान इसको वोट कर रहा था। तो समझिए उस मुसलमान की प्राथमिकता क्या है। और ये केवल स्वास्थ्य की नहीं, ये एक बड़ा जितना विपक्ष है ये बड़ी बेरोजगारी की बातें करता है। जी। तो ये समझिए कि सन 80 में जब ये पहली बार विधायक बना तो उस समय रामपुर में रजा टेक्सटाइल चलती थी। उसमें 2000 तो वर्कर काम करता था। सोच लीजिए कितनी बड़ी वो टेक्सटाइल मिल रही होगी। और उसके वो तो उनकी अपनी स्पोर्ट्स क्रिकेट की टीम थी, हॉकी की टीम थी, जो पूरे इंडिया में जाती थी खेलने। बहुत बड़ी थी रजा टेक्सटाइल। उसमें 2000 वर्कर काम करता था। और ये माना जाता था कि इस फैक्ट्री के जरिए कम से कम 50,000 घरों का काम चलता, अपरोक्ष रूप से उनको उनको उनकी आय का एक साधन है। और एक वहां रामपुर डिस्टिलरी हुआ करती थी, बजाज की थी चाहे वो, एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी। और उसके तो 80 में आते और 90 तक आते आते ये सब बंद हो गए। ये सारी ये और उसको बंद कराने का पूरा श्रेय इसी आजम खान को जाता, क्योंकि उन सारी फैक्ट्रियों में वो जो रामपुर के नवाब थे उनका शेयर था। कुछ तो उन्हीं की थी, कुछ उनका शेयर की थी। तो ये उन्हीं से लड़ाई लड़ रहा था। तो उनको तबाह करने के लिए उसने रजा टेक्सटाइल बंद करा दी, जीरोक्स फैक्ट्री थी एक, उसको बंद करा दिया। और उसके अलावा 11 और फैक्ट्रियां थी उन्हीं नवाब खानदान की, उनको भी इसने हड़ताल करा के बंद करा दिया 10 साल के अंदर। तो आप समझिए कि जो एक तरह से औद्योगिक शहर था उत्तर प्रदेश का, 90 के बाद वो कब्रिस्तान हो गया उद्योगों का। आज वहां पे केवल एक बच्ची, केवल रामपुर डिस्टिलरी अभी चल रही है। बाकी वो रजा टेक्सटाइल ऐसी फैक्ट्री बंद हो गई सिर्फ राजा आजम खान की बदौलत। लेकिन ये आदमी चुनाव जीतता रहा। ये आदमी चुनाव जीतता रहा। तो केवल आजम खान को अगर आप 70% दोष दे रहे हैं तो 30% रामपुर में जो रहने वाले मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों वोटों पे ही लड़ता था ये आदमी। ये सिर्फ जो है ऑब्वियसली। इसको मालूम था कि एक कट्टरपंथी मैं नेता हूं, जितना बड़ा कट्टरपंथी मैं होऊंगा उतने ज्यादा वोट ये मुझे देंगे। इनको ना अपनी रोजी रोटी से मतलब है, ना अपने स्वास्थ्य से मतलब है। और वो उसका नतीजा ये था। तो वैसे ही उसी तरह के जो मतदाता पूरे प्रदेश में थे, उनके सामने आजम खान को समाजवादी पार्टी अपने नेता के रूप में प्रस्तुत करके उसको भी मुस्लिम वोट चाहिए, उसको भी कभी चिंता नहीं की। आपने बहुत सही बात कही कि कट्टरपंथी जो इनकी मानसिकता थी। इसके अलावा मैंने ये भी इनके बारे में सुना है कि इनका जो स्टार्टिंग से ही इनका एक आपराधिक जीवन रहा है। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये लग रहा होगा कि इनके खिलाफ साजिश है। तो आप थोड़ा-सा उस पे भी रोशनी डालिए। नहीं, साजिश के तो मैंने बताया कि इसको सजा कोई कही सुनी बातों पे या परिस्थिति जन्य साक्ष्य पे नहीं हुई है। जी, सरकारी दस्तावेजों में, और वो भी आज से समझिए जब इसका लड़का पैदा हुआ था तब से लेकर अभी तक जो जी, दस्तावेजों में दर्ज है उसके जी। आधार पर ये तो उसको तो ये नकार ही नहीं सकता। ये चाहे हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, तो साजिश वाला बात तो खत्म हो जाती है। इसकी आपराधिक के लिए देखिए एक चर्चा है, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक चर्चा है और उसका इसने कभी खंडन नहीं किया है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो तो अपने मंचों पे बार बार बोलते हैं जी, जी। कि 1965 में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हो रहा था तो ये एक लड़का पकड़ा गया था रामपुर में, जो आर्मी के ट्रक को रोक कर उस पर पथराव कर रहा था। गड्ढा खोद के उसने सड़क काट दी थी ताकि ट्रकों का मूवमेंट ना हो पाए। उसका नाम आजम खान था, जिसको बाद में डीएम ने दया करके, क्योंकि उम्र कम थी, छोड़ दिया था। तो यही आजम खान था। इसका इसने आज तक कभी खंडन नहीं किया, ना कभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पे इसने कोई केस किया।
तो जी। ये समझिए वहां से इसकी शुरुआत है। और इसकी आपराधिक मानसिकता आप ऐसे समझिए कि जिस आदमी के नाम से ये यूनिवर्सिटी बना रहा था, मोहम्मद अली जौहर, वो आदमी जी। कौन था? उस आदमी ने, जब वो जिंदा था तो उसने अफगानिस्तान के शासक को चिट्ठी लिख के कहा था कि आकर हिंदुस्तान पे हमला करो और इसको इस्लामी मुल्क बना दो। और जी। उस आदमी की याद में ही, उसके नाम से यूनिवर्सिटी बना रहा था 5,000 करोड़ की। तो समझ लीजिए इसकी मानसिकता क्या है। और इसकी एक वैसे आप देखिए, इसने जया प्रदा को गाली दी, कितनी भद्दी अश्लील गाली दी, जी। जी। सब जी। जानते हैं। वो जी। लोकसभा के अध्यक्ष थी, रमा देवी नाम था शायद उनका, जो जो जी। आसन पे बैठी थी, उनके हम्म। साथ इसने बड़ी अश्लील भद्दी टिप्पणी सदन के अंदर की, जिसपे उसकी बड़ी मलानत हुई। जी। और जो आजम खान ने अमर सिंह की जो पत्नी और बेटी को सड़क पे नंगा करके तेजाब से नहला देने की धमकी इसने टेलीविजन पे बैठ के दी कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन मनविंदर जी, जरा दर्शक ये समझें कि इसने इस तरह की जितनी भी टिप्पणियां की, वो हिंदू औरतों के खिलाफ की इसने। जी। इसने इसने इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक शत्रु जब तक वो जीवित रही, वो बेगम नूर बानो थी, मेरठ, वही रामपुर की, जो नवाब साहब की पत्नी थी। उनके देहांत के बाद वही चुनाव लड़ी, वही जीतती थी। जी। जी। मगर इसने इसने ये उनको शत्रु बताता था, सारे आलोचना करता था, लेकिन इसने कभी उनके खिलाफ अभद्र भाषा, अश्लील भाषा की प्रयोग नहीं किया। जी। जैसे इसने जया प्रदा के लिए किया, अमर सिंह की बच्चियों के लिए किया, उनकी पत्नी के लिए किया, रमा देवी के लिए किया। तो ये अपराधी मानसिकता, वो सांप्रदायिक अपराधी है, ये सांप्रदायिक अपराधी है। हमेशा दंगों में इसका नाम आया। मुजफ्फरपुर का जो दंगा हुआ, जी। उसमें इसी ने हत्यारों को छुड़वाने के लिए फोन किया, दूसरे पक्ष को गिरफ्तार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि कितना भीषण दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ। तो ये आदमी रंगा पुता सियार है, जो नकाब पहने है राजनीतिज्ञ की। ये है ही मानसिक अपराधी है, वैसे भी अपराधी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी, मेरे चैनल के लिए समय निकालने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी और सटीक जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।